हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं संजय कुमार और आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं कृतिका पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। विद्यार्थियों, इस पाठ को लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार और महान कथाकार कमलेश्वर जी ने। जॉर्ज पंचम की नाक ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी तंत्र और हमारी राजनीतिक व्यवस्था अपने ढीले रवैये के लिए जानी जाती है, तो इसी कार्यप्रणाली को यहाँ पर कमलेश्वर जी ने उजागर किया है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों के परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है कि जैसे आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हों। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों को कुछ लेना देना नहीं होता। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही हो तो वे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। येन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि ही उनका मुख्य उद्देश्य बनकर रह गया है। इसी बात को यहाँ पर कमलेश्वर जी ने उजागर किया है। कहानी इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के, मई मीन्स साथ, अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ान दौरा करने वाला था। तूफ़ान दौरा अर्थात जल्दबाजी वाला दौरा। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें अर्थात उनकी कटिंग्स जिसे हम कहते हैं, हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। जो इंग्लैंड के अखबारों में खबर छपती थी और दूसरे दिन वही खबर, उसकी कटिंग इंडिया के अखबारों पर नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियाँ देखने में आई। तो यहाँ पर नौकर और बावर्ची, खाना बनाने, खानसामे यानी कि जो खाना बनाने के साथ जो लगते हैं, अंगरक्षक उनके बॉडीगार्ड, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले युद्ध में
जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत से क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता कहते हैं स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट अर्थात पूरी तरीके से परिवर्तन होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीन कहते हैं सुंदर स्त्री। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और लाट चली गई। रानी आए और नाक न हो। एकाएक यह परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खाहों कहते हैं कि भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर नाक को प्रतिष्ठा का सम्मान बताया गया है। नाक जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक अगर गायब होगी तो यानी कि हमारी नाक भी नहीं रहेगी, हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी। उच्च स्वर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है, हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों अर्थात स्वामियों के, जो भी वहाँ पर मीटिंग ले रहे थे, जिन लोगों ने बुलाया, जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग थे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे।
उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि यह लाट अर्थात मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों जैसे कि कहा गया स्वामी, जो वहाँ पर लोग, जिन लोगों ने मूर्तिकार को बुलाया था, जो सरकारी तंत्र में बैठे लोग हैं, सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ ताका अर्थात देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात फाइलें खंगाली गई। पुरातत्व विभाग जो म्यूजियम डिपार्टमेंट होता है, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो। खता अर्थात गलती। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। तो पहले तो मूर्तिकार ने बोला कि मुझे ये पता लगाना है कि ये जो मूर्ति है इसका पत्थर कहाँ से लाया गया है। तो सारी फाइलें खंगालने के बाद पता नहीं लग पाया। तो उस कलाकार ने उन हुक्मरानों को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि आप परेशान ना होइए, मैं हिंदुस्तान के हर किसी क्षेत्र में जाऊंगा, हर किसी पहाड़ पर जाऊंगा और मैं इस पत्थर का पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। तो सभी लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तो मूर्तिकार ने हर किसी क्षेत्र का दौरा किया और कुछ समय बाद जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि यह पत्थर हिंदुस्तान का नहीं है। मैंने सारा चप्पा चप्पा खोज दिया है हिंदुस्तान का, हर जगह जगह को मैंने छान मारा है, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर अर्थात जोश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा,
देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब यहाँ पर मूर्तिकार ने एक नया आइडिया दिया कि अपने देश में बहुत सारे नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, तो जिनकी नाक अगर ठीक बैठती है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो उनकी नाक उतार कर लाया जाए और इस मूर्ति पर उसको फिट कर दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों पर एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो सभापति ने उनको हामी तो भर दी, कहा लेकिन ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए, बहुत चालाकी से होना चाहिए, किसी को पता ना लगे। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों को नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वह हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए।
तो जब मूर्तिकार ने एक नया आइडिया दिया कि इतने 40 करोड़ की यहाँ पर जनसंख्या है, तो इनमें से किसी व्यक्ति की नाक हम काट कर, किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए, तो एक बार के लिए पूरा सन्नाटा छा गया, सबके होश उड़ गए, हर जगह खामोशी छा गई। तो मूर्तिकार ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप ये सब में काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए, आपकी अनुमति चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। अब देखिए, जो मूर्ति जहाँ पर खड़ी थी उसके नीचे पानी वानी आपने देखा होगा, तालाब वाला होती है, पानी होता है फुव्वारे टाइप के, तो वहाँ पर भी उसका सारा पानी निकाला गया। उसके बाद उसमें से जो भी उसमें गंदगी थी वो सब साफ करने के बावजूद फिर उसमें नया पानी डाला गया ताकि जो ये मूर्ति पर जिंदा नाक लगी है ये सूखने न पाए। कितनी हास्यास्पद बात है। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, ऐसी वार्निंग के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी थी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, बुत अर्थात मूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से, जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ के माध्यम से लेखक श्री कमलेश्वर जी ने सरकारी तंत्र की जो लापरवाही है, जो लापरवाही वाला रवैया होता है, एक अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपने वाले, इधर का काम यहाँ सौंपने वाले और समय रहते कुछ नहीं करते, जब आखिरी समय आता है, जब डेडलाइन पास हो जाती है, उस समय फिर हाथ पैर फैलाते हैं और किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार उसको उसकी जो है खाना पूर्ति हो जाती है उस काम की। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर समझाने का, इस जो तंत्र व्यवस्था, सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था है, इसको उजागर करके यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है आप सभी को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।